हेलो बेटा, हम लोग 60वें रिवीजन की बात कर रहे हैं। ओवरव्यू दे रहे हैं हम लोग। और वीडियो बेटा शुरू से लेके अंत तक देखिए, पूरा मन लगा करके रिवाइज करिए। हर चीजें आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएंगी। हम ज्योमेट्रिकल के बाद ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स बात कर रहे हैं बेटा, अगर किसी कंपाउंड में वन कायरल सेंटर है, वन कायरल सेंटर अगर किसी कंपाउंड में है तो कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट ट्राई एल्काइलेटेड अमोनिया एंड ट्राई एल्काइलेटेड कार्बेनायन। ध्यान देना बेटा, एक कायरल सेंटर है तो कंपाउंड अक्सर ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक्सेप्शनल केस क्या है? ट्राई एल्काइलेटेड अमोनिया और ट्राई एल्काइलेटेड कार्बोनाइल। इसमें एक कायरल सेंटर होने के बावजूद कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। हम बात किए थे ड्यू टू रैपिड इंटरकन्वर्जन ऑफ देयर इनैंशियोमेरिक फॉर्म्स। एक भी फॉर्म ऐसा नहीं है कि वो इंटरेक्ट कर पावे प्लेन क्लोराइड लाइट से, ताकि प्लेन क्लोराइड लाइट रोटेट हो पावे। इसलिए ये ऐसे उदाहरण हैं जिसमें एक कायरल सेंटर होने के बावजूद कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जैसे R1, R2, R3। नाइट्रोजन देखो 4 ग्रुप है, R1, R2, R3 और लोन पेयर। इसका नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज ये है R1, R3, R2। तो ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें एक कायरल सेंटर तो है लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और ये इनैंशियोमर्स ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हैं? क्योंकि इन इनैंशियोमर्स का आपस में रैपिड इंटरकन्वर्जन है। तो एक कायरल सेंटर किसी भी कंपाउंड में अगर हम पहचान रहे हैं, मतलब कार्बन एटम अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स A, B, C, D, मिरर इमेज का हमेशा नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। तो पहला कंडीशन क्या होगा कि अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल सेंटर है, उस कंपाउंड का मिरर इमेज हमेशा नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को ही हम इनैंशियोमर कहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड हमेशा अक्सर, क्योंकि ये एक्सेप्शंस में आ गया, अक्सर ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो वन कायरल सेंटर अगर किसी भी कंपाउंड का हम लोग डिटरमिन करें तो क्या बोलेंगे कि हम लोग एक ब्यूटेन का स्ट्रक्चर सोच लें और ब्यूटेन के एक सेकेंडरी हाइड्रोजन पर कोई ग्रुप लगा दें। एक सेकेंडरी हाइड्रोजन पर मान हमने एक ग्रुप ए लगा दिया तो ये हो गया कायरल सेंटर। अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल सेंटर है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब ये एक, अगर एल्केन की बात करें, फॉर एल्केन ए इज C3H7। C3H7 के 2 स्ट्रक्चर होंगे, एक तो एन प्रोपाइल और दूसरा आइसोप्रोपाइल। तो एल्केन ही
ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें एक कायरल सेंटर के दो स्ट्रक्चर्स होंगे। एक ने एक ही जगह पर एन प्रोपाइल रखा है, एक ने एक ही जगह पर आइसो प्रोपाइल रखा है। तो पूछा जाए लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास ऑप्टिकली एक्टिव एल्केन में कितने कार्बन होंगे, तो 4 ये और 3 ये 7। कितने स्ट्रक्चर्स होंगे, 2, एक ए में प्रोपाइल एन प्रोपाइल है और एक में आइसो प्रोपाइल है। कितने एनेंशियोमर्स होंगे, 4, क्योंकि एक इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल वाला और एक इसका नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो कुल मिला के ये और इसका एनेंशियोमर इसको रखें अगर, आइसो प्रोपाइल उसका एनेंशियोमर्स, तो टोटल स्ट्रक्चर्स हो गए हमारे पास, टोटल एनेंशियोमर्स हो गए हमारे पास 4 और स्ट्रक्चर्स कितने हो गए ऑप्टिकली एक्टिव के 2। तो अगर एल्केन है तो AC3H7, इसी तरह से हम लोग बात किए थे। अगर एल्कीन है तो ए हो जाएगा विनाइल, एल्कीन के लिए AH विनाइल, ये ग्रुप क्या है विनाइल। इसी तरह से अगर एल्काइन है तो ए हो जाएगा AH एसिटाइलिक ग्रुप। इथाइन, इथाइनाइल, क्या कहेंगे इसको, इथाइनाइल। सिमिलरली ए पे OH है तो अल्कोहल, NH2 है तो एमीन। तो लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास ऑप्टिकली एक्टिव एल्केन ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप अगर हमको बताना है तो हम क्या करेंगे, एक ही जगह पर उस ग्रुप को लगा देंगे और हमें लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास ऑप्टिकली एक्टिव का उस ग्रुप का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। तो क्या बात की, अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल सेंटर है तो वो कंपाउंड अक्सर ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आरएलएच क्यों नहीं होगा, क्योंकि ट्राई एल्काइलेटेड अमोनिया और ट्राई एल्काइलेटेड कार्बोनाइल ऐसा 2 स्ट्रक्चर्स है जिसमें कायरल सेंटर होने के बावजूद कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इनका और इनका आपस में रैपिड इंटरकन्वर्जन होता है और हम किसी भी एनेंशियोमेरिक फॉर्म्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, देख नहीं पाते हैं। कोई भी एनेंशियोमेरिक फॉर्म्स इतना भी स्टेबल नहीं, इतने टाइम के लिए भी नहीं उसकी स्टेबिलिटी दिख रही है कि वो प्लेन ट्वाइलाइट से इंटरेक्ट करके उसको रोटेट कर पावे। अब अगर किसी कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर या ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो ऐसे केस में कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जिसमें कायरल सेंटर तो है लेकिन कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसमें एक कायरल सेंटर होने के बावजूद, जिसमें कायरल सेंटर होने के बावजूद हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और इसके लिए एक कायरल सेंटर्स की बात नहीं करते हैं, इसके लिए एक से ज्यादा कायरल सेंटर्स की बात हम लोग करते हैं। आगे देखो, एक से ज्यादा की बात करें जैसे मान लो हम लोग बात कर रहे हैं ऐसा स्ट्रक्चर, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कायरल सेंटर तो है, लेकिन इसमें ये क्या वर्ड आ गया, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री। हम ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, तो ऐसे कंपाउंड
ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, इसी को हमने कहा था कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वही होगा जिसमें ये दो चीजें ना दिखाई दें। यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एक और उदाहरण सेंटर ऑफ सिमेट्री को अगर हम लोग देखें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब वो इमेजिनरी लाइन जो पूरे मॉलिक्यूल को दो इक्वल भागों में बांटे और हर पार्ट दूसरे पार्ट को सुपर इंपोज करे। अगर हम यहां से इसको मोड़ के इसके ऊपर ले जाएं तो मिथाइल का मिथाइल, Br का Br और H का H, यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। सेंटर ऑफ सिमेट्री वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां से अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में लाइन ड्रा करें तो सेम डिस्टेंस पर सेम ग्रुप मिले, तो ये हो गया सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ऐसे स्ट्रक्चर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब हम बात कर रहे हैं कि विच डैश या फिशर रिप्रेजेंटेशन। पहले हम बात कर रहे हैं फिशर प्रोजेक्शन का। किसकी बेटा? एक कायरल सेंटर वाली बात कर रहे हैं। फिशर प्रोजेक्शन मान लो हम एक उदाहरण के तौर पर लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज लैक्टिक एसिड। फिशर प्रोजेक्शन के 3 नियम हैं। पहला, 2 लाइन खींचे जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दूसरे को क्रॉस करे। तो ये है मान लो हमारा वर्टिकल लाइन और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि हम 2 लाइन ड्रा करें, 2 क्रॉस लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां ये मिल रहा है उसको हम कहेंगे कायरल सेंटर। तो इसमें कायरल सेंटर ये कार्बन है, तो यहां हम ये एक कार्बन लिख लें और इधर उधर वाले ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ। दूसरा पॉइंट है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन इज प्लेस्ड इन वर्टिकल लाइन विथ मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एट द टॉप। लॉन्गेस्ट पॉसिबल में देखो यहां 3 कार्बन है, ऊपर COH लिखिए मोस्ट ऑक्सीडाइज, नीचे मिथाइल। तीसरा पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रीफर्ड ग्रुप को हम किसी साइड में लिखें। अगर हम इसको राइट लिखते हैं, प्रीफर्ड क्या है यहां H और OH है, OH अगर राइट में है, H लेफ्ट में है, तो ये आ गया डी फॉर्म, डी कॉन्फ़िगरेशन। और यही अगर ऐसा हो जाए, OH को हमने लेफ्ट कर दिया, बाकी सब वैसे ही है, तो ये हो गया हमारा एल कॉन्फ़िगरेशन। ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। तो स्ट्रक्चर ये क्या हो गया आपस में? इनेंशियोमर्स। फिशर प्रोजेक्शन, कीप chiral carbon atom at the intersection of 2 cross lines in a vertical line. Keep most oxidized carbon at the top. In horizontal line, keep preferred group
towards either side, either right or left. If it is right तो D form, if it is left तो L form. जैसे मान लो हम ये स्ट्रक्चर लिखें, CHO, CH2OH, यहां H और यहां OH, और कोई ये पूछे ये जो स्ट्रक्चर है तुम्हारा कैपिटल D है या कैपिटल L है, तो सिर्फ ये नहीं ध्यान देना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रीफर्ड ग्रुप लेफ्ट है कि राइट, हमको ये भी ध्यान देना है कि वर्टिकल लाइन में मोस्ट ऑक्सीडाइज नीचे है कि ऊपर। यहां क्या है, ये अल्कोहल है, ये क्या है, एल्डिहाइड है। अगर हम एल्डिहाइड को ऊपर कर देंगे तभी मोस्ट ऑक्सीडाइज ऊपर आएगा। तो इसको कैसे ऊपर करेंगे, अगर हम इसको रोटेट कर दें 180 डिग्री से तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो CHO यहां आया, H यहां आया, OH यहां आया, ये CH2OH आया। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, D कॉन्फ़िगरेशन का है। तो ये ध्यान देना है बेटा, प्रीफर्ड ग्रुप मोस्ट वर्टिकल लाइन में मोस्ट ऑक्सीडाइज ऊपर होना चाहिए D और L बताने के लिए, और हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रीफर्ड ग्रुप किस साइड में है, जब मोस्ट ऑक्सीडाइज ऊपर है तब हम D और L बता सकते हैं। जब हम इसको ऊपर करने की कोशिश करेंगे, जैसे मान लो ऐसा लग रहा है कि ये शीर्षासन लगाया हुआ है, तो सीधा कर दो। तो जब सीधा करेंगे तो CHO ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, OH यहां आ गया, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रीफर्ड ग्रुप राइट साइड आ गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया D। तो ये हुआ फीचर प्रोजेक्शन फॉर ए कंपाउंड हैविंग वन काइरल सेंटर। अब हम लोग बात कर रहे हैं फीचर प्रोजेक्शन के बाद दूसरा वेज गैस रिप्रेजेंटेशन। इसी स्ट्रक्चर का अगर हम वेज डैश बनाएं तो मैं तो कहता हूं बेटा कि सबसे आसान तरीका अगर बनाना है तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मान लो तुम्हारा, ये देखो ये COH है और ये CH3 है नीचे वाला, ये। अब हम इस स्ट्रक्चर को सीधे ऐसे ट्विस्ट कर दें, तो जब ट्विस्ट करेंगे थोड़ा सा घुमा देंगे, राइट घुमाना है या लेफ्ट घुमाना है, मानो हम राइट घुमा रहे हैं तो COOH यहां आया और जब घुमा तो CH3 यहां आया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे काइरल वाला जो ग्रुप लेफ्ट साइड में है उसको आप डैश पे लगा दीजिए, और जो अंदर है देखो जब ऐसे घुमाया तो ये एक तरह से पीठ पे जो ग्रुप आया उसको डैश पे कर दो, और जो अंदर है उसको यही डैश के बगल में वेज पे लिख दो। तो ये हुआ वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। अब तो ये है हमारा दूसरा पॉइंट, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। अब आता है तीसरा पॉइंट, RS कॉन्फ़िगरेशन बताना। ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, मान लो इसी इसका वेज डैश अगर हम इसको CH3 वाले को इधर कर दें, इधर करें, तो अगर हम CH3 को एक तो इसका ये हो गया
अगर हम CH3 को इस साइड में करते हैं, देखो COH, अब यहां आएगा CH3, इसका ये पीठ हुआ, तो पीठ पे अब यहाँ क्या है OH, अंदर क्या है H, तो OH जो पीठ पे आया उसको क्या रखेंगे डैश पर, और जो अंदर वाला उसको डैश के बगल में वेज पर। तो ये और ये स्ट्रक्चर मान लो ये X है, ये Y है, और इस A का ये दोनों वेज डैश है, बोलो। तो अब हम इनमें RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे बताएंगे? तो RS कॉन्फ़िगरेशन का बेटा नियम है जो लिखवाया था, 2 पर्टिकुलर पॉइंट हैं। पहले प्रायोरिटी इन चारों ग्रुप का डिटरमिन करना है। प्रायोरिटी वैसे ही जैसे इजेड में किया था, फर्स्ट आइटम जो कायरल सेंटर से जुड़ा हुआ है उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो हायर प्रायोरिटी, दूसरा ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ये सेकंड हो गया, तीसरा ये मिथाइल हो गया, चौथा ये हाइड्रोजन हो गया। तो 2 पॉइंट है बेटा, अगर हम किसी फिशर प्रोजेक्शन का RS बताएं तो फर्स्ट प्रायोरिटी से थर्ड प्रायोरिटी की तरफ सेकंड प्रायोरिटी से होते हुए हम इसको घुमाएं। अगर ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल, कोई भी स्ट्रक्चर होगा 1 2 3 4 लिख लो और घुमाओ। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे हो, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो तो कंफ्यूजन हो जाता है R। अगर हम इसकी बात करें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 से होते हुए 3 पे आना, रास्ते में भले चौथा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये घुमा क्लॉकवाइज, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पर है तो क्लॉकवाइज को अगर लोएस्ट हॉरिजॉन्टल पर है तो S, एंटी क्लॉकवाइज को अगर लोएस्ट हॉरिजॉन्टल पर है तो R। लेकिन अगर यही लोएस्ट ग्रुप हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल पे कहीं दिख जाए, ऊपर या नीचे, ऐसे केस में देखो ये 1, ये 2, ये 3, अगर ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, लोएस्ट वर्टिकल पोजीशन पर है तो एंटी को S और क्लॉकवाइज को R करते हैं ऐसे केस में। 1 2 3, तो ये हो गया R। तो S और R अगर कार्बन कार्बन से जुड़े हुए सभी ग्रुप सेम है तो ये भी आपस में इनेंशियोमर होते हैं, ये भी आपस में क्या है इनेंशियोमर हैं। रिपीट करो, फिशर प्रोजेक्शन में अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पोजीशन पर है, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, और 1 से 3 जाने पर रोटेशन बाया 2, 1 2 3, 1 से 3 जाने पर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो S, रोटेशन क्लॉकवाइज है तो R। अगर यही लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है तो एंटी क्लॉकवाइज को R और क्लॉकवाइज रोटेशन को S कहेंगे। इसी तरह से इसके वेज डैश पर आना है, अगर ये R है तो ये दोनों इसी का वेज डैश है या नहीं है, कैसे डिसाइड करेंगे? इसके लिए भी 2 नियम हैं जो आपको बताया गया है पिछले वीडियोज में। क्या कि अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पर है या डैश के बगल में है, यहां पर डैश पर है, देखो 1 2 3 4, लोएस्ट प्रायोरिटी डैश पर है और रोटेशन 1 2 3, 1 से 3 वाया 2 क्लॉकवाइज है तो R। यहां देखो 1 2 3 4, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप
डैश के बगल में है और रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आर। क्या पॉइंट है? लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को पोजीशन को देखते हैं। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर डैश पर है, रोटेशन 1 से 3 वाया 2 क्लॉकवाइज है तो आर। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश के बगल में और रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। अगर लोएस्ट डैश के बगल में है तो ये हो जाएगा आर। तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां है, इस पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा आर है कि एस है। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पर है, रोटेशन क्लॉकवाइज है 1 से 3 वाया 2 तो कंफ्यूजन हो जाएगा आर। या लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश के बगल में है, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तभी कंफ्यूजन हो जाएगा आर। तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। इसका मतलब इस फिशर प्रोजेक्शन का ये दोनों वेज डैश स्ट्रक्चर हैं। अब यही वेज डैश स्ट्रक्चर अगर हम दो कायरल सेंटर्स के बारे में सोचें, देना बेटा, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को देखते हैं वेज डैश के स्ट्रक्चर में आरएस बताने के लिए। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पर है या डैश के बगल में है तो कन्फिग्रेशन और रोटेशन 1 से 3 वाया जो क्लॉकवाइज है तो कन्फिग्रेशन हो जाएगा तुम्हारा आर। देखो ये है, जैसे मान लो हमने ये एक स्ट्रक्चर बना दिया, अब लोएस्ट कहां है? डैश के बगल में, डैश के बगल में ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 से 3 हम घूमे, रोटेशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो ये क्या हो गया? यस। लोएस्ट कहां है? डैश पर हो लोएस्ट, या डैश के बगल में हो तो क्लॉक का आर और एंटी क्लॉक का एस। लेकिन अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश के बगल में है तो एंटी क्लॉक का आर और क्लॉक का एस। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर डैश के बगल में है तो एंटी क्लॉक का आर और क्लॉक का एस। ये हर बात में आपको पिछले वीडियोज में बताई जा चुकी है। जैसे कुछ उदाहरण देखो, एक कलर सेंटर का ये है, ये
ये 4 स्ट्रक्चर हमने दिया, वेज डैश बताना है, अरे आरएस कैलकुलेशन बताना है। अगर एकदम प्लेनर स्ट्रक्चर बनाना, क्या बोला था, जो प्लेन वाले हैं उसको ऊपर नीचे कर दिया। देखो इस पॉइंट पे जो ग्रुप है डैश पर, देखो है ना पीठ पे ऐसे झुकने पे, पीठ पे ऐसे हो रहा है, इसको वही रखता हूं और इधर आ गया तुम्हारा OH, जो ये है इधर आ गया ऐसे। इसकी भी बात करें, यहां देखो उस हिसाब से OH आएगा और ये COOH आएगा। इसकी बात करें तो यहां देखो ये ऐसे आए पीठ पे COOH है और इधर आ गया Br। इसको देखो ये प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया, पीठ पे Br है और यहां आ गया OH। अब ये और ये सेम होना चाहिए जो हमने बनाया है। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 से 3 क्या बोला था, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप देखो कहां है, यहां डैश पर है, घुमा कैसे 1 2 3, लोएस्ट यहां है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, लोएस्ट डैश के बगल में रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया। तो लोएस्ट डैश पर है, डैश पर है, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो S। इसको देखो 1 2 3 4, प्लेनर में लोएस्ट कहां है, हॉरिजॉन्टल पर है, रोटेशन देखो 1 2 3, लोएस्ट हॉरिजॉन्टल पर है, रोटेशन है क्लॉकवाइज, लोएस्ट हॉरिजॉन्टल पर, तो क्लॉक को क्या कहेंगे अगर लोएस्ट हॉरिजॉन्टल पर है तो यस, तो ये भी यस, ये भी यस। इस तरह से ये तो आप करके हमसे डिस्कस करिएगा। ये वर्क है आपके लिए। क्लियर, करिए, मेहनत करिए। क्या पॉइंट है, अगर रिवाइज करो, अगर फिशर स्ट्रक्चर में या प्लेनर स्ट्रक्चर में लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है, चाहे ऊपर या नीचे, 1 से 3 जाने पर वाया 2, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है तो R, एंटी क्लॉकवाइज है तो S। लेकिन अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है फिशर प्रोजेक्शन में, तो क्लॉक का S और एंटी क्लॉक का R। इसी तरह से अगर हम वेज डैश की बात करें तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पर है या डैश के बगल में है, तो क्लॉक का R और एंटी क्लॉक का S। लेकिन अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश के बगल में है वेज डैश स्ट्रक्चर में, तो क्लॉक का R और एंटी क्लॉक का S। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर वेज डैश में लोएस्ट प्रायोरिटी, मैं रिपीट कर रहा हूं, वेज डैश स्ट्रक्चर में अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पर है या डैश के बगल में, तो क्लॉक का R और एंटी क्लॉक रोटेशन का S। लेकिन अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश के बगल में है तो क्लॉक का S और एंटी क्लॉक का R। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर डैश के बगल में है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां हो, डैश के बगल में, तो अगर ये रोटेशन 1 2 3 4 ऐसे आ रहा है, ये 4 है, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये हो जाएगा R। तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वेज डैश स्ट्रक्चर में अगर, फिर रिवाइज करो, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वेज डैश स्ट्रक्चर में अगर डैश पर है या डैश के बगल में, तो क्लॉकवाइज रोटेशन को, कौन सा रोटेशन क्लॉकवाइज, 1 से 3 वाया 2। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है
और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पर है या डैश के बगल में है तो क्लॉकवाइज का आर और एंटी क्लॉकवाइज का एस। नियम बताया था पिछले वीडियोज में। इसी तरह से अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वेज डैश में डैश के बगल में है तो क्लॉक का एस और एंटी क्लॉक का आर। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं इसी तरह से अगर दो कायरल सेंटर हो आपके कोर्स में आईटी में या नीट में एक या दो कायरल सेंटर्स की ही बात होती है प्लेनर और वेज डैश की। अगर हमारे पास स्ट्रक्चर देखो प्लेनर की बात कर रहे हैं COOH OH H OH COOH H। प्लेनर सिमेट्री नहीं है, हमें पता करना है दो कायरल सेंटर के केस में अगर इसका और इसका दोनों का रोटेशन सेम है तो ये हो जाएगा सभी ग्रुप जुड़े हुए सेम है तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। अब आर है दोनों या यस है हम लोग देखें यहां प्लेटिव है ये एक है COH डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड 3 बार ऑक्सीजन है COOO ये 2 और ये पूरा ग्रुप यहां 3 हो जाएगा और ये 4 ये पूरा क्या है 3 तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज ये यहां है ये हो गया R। यहां देखो 1 2 ये पूरा ग्रुप 3 इसके लिए भी ये भी एंटी क्लॉकवाइज बोला तो ये भी लोएस्ट यहां है आर्जेंटल पर तो ये भी हो गया R ये भी R तो कंपाउंड हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। ये देखो ये ऐसे ही है ऊपर वाला ये हो गया R। यहां देखो ये 1 ये 2 और ये 3 ये कैसे घुमा ऐसे घुमा क्लॉकवाइज। लोएस्ट कहां है यहां है ये हो गया S। तो अगर दोनों कायरल सेंटर से जुड़े हुए ग्रुप ये सेम है एक R है एक S है तो कर देना कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये स्ट्रक्चर A है और ये मान लो स्ट्रक्चर B है। अब इसका वेज डैश बनाओ देखो दो कायरल सेंटर है हम यहां ऐसे करें ये ऐसे करें ये ऐसे करें ये COOH देखो इस पॉइंट पे अगर हम ऐसे आना देखो ऐसे फिर ऐसे आना पीठ पे H तो ये वाला कहां आ गया इसी बगल में यहां आ गया। यहां देखो ये क्या है OH है जब इधर आके इधर आ तो इसके पीठ पे क्या आ गया COOH ये हो गया H। रोटेशन हम बताए थे ये एक है ये 2 है बाकी ग्रुप 3 है कैसे घुमा क्लॉकवाइज। लोएस्ट कहां है हॉरिजॉन्टल पर है डैश पर तो ये हो गया R। यहां देखो ये 1 ये 2 ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा 1 2 और ये पूरा ग्रुप 3। लोएस्ट कहां है डैश के बगल में ये भी हो गया R तो ये भी आ रहा ये भी आ रहा माने इसी का ये वेज डैश है। अब फिर होमवर्क इसका वेज डैश बनाइए और RS इंडिकेट करिए। ये भी एक होमवर्क आपके लिए आ गया। इसका वेज डैश बनाइए और देखिए कि जो आप बना रहे हैं वो सही है कि नहीं है इसी हिसाब से बनाइए। COH ये पहला कार्बन देखो
1 2 3, ये कार्बन नहीं है, ये ग्रुप है, क्योंकि प्लेन में हम इसको इस पूरे स्ट्रक्चर को प्लेन में ले रहे हैं। देखो 1 2 3 और ये हमने वैसे मतलब नंबर वाइज ये 4 कर दिया। पहला कार्बन, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा हमने OH ग्रुप ले लिया प्लेन में, और इस OH को कहां दिया, वेज डैश से कहीं दे दिया, यहां क्या दिया, डैश कर दिया है। तो ऐसे इसको बना करके आप देखिए, बता सकते हैं आप। अगर मैं बनाऊं तो COH को यहां किया तो वो ऐसे आया हमने, फिर ऐसे आया हम तीसरा कदम, फिर यहां आया OH। अब डैश के पॉइंट पर अगर हम ऐसे आ रहे हैं, मतलब ऐसे, तो पीठ पे क्या आया, H, तो इसी के बगल में दूसरा आ जाएगा OH। देखो ऐसे ही है, ये R है, ये भी R होगा, इस तरह से इसका ये OH है, इधर है, इसके पीठ पे क्या है, H, H है, यस, और यही बगल में आ गया ये जो अंदर है COH। तो ये R है, ये 1 2, ये पूरा ग्रुप तुम देखो एंटी क्लॉकवाइज लोएस्ट डैश पर है, तो ये भी हो गया तुम्हारा एंटी क्लॉक है, तो हो गया S। तो इसका ये वेज डैश है। बनाना नहीं है तुमको, दिया रहेगा, RS बताना अच्छा है, प्लेनर स्ट्रक्चर है या वेज डैश है। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जिसमें कायरल सेंटर नहीं होते हैं, लेकिन वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कायरल सेंटर नहीं होता है, लेकिन वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, नॉट हैविंग कायरल सेंटर बट ऑप्टिकली एक्टिव, एलिन एंड बाइफिनाइल डेरिवेटिव्स। एलिन ये है बेटा, और ये बाइफिनाइल है। डेरिवेटिव का मतलब ये दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, यह है तो इसको बदल दो, यह है तो इसको बदल दो। तो ऐसा स्ट्रक्चर कायरल सेंटर न होने के बावजूद ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इसका मिरर इमेज ये हो गया। कारण कि इनका जो मिरर इमेज है ये प्लेनर नहीं है, देखने से लग रहा है इसके ऊपर आ गया, लेकिन ये कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज है। जब sp हाइब्रिडाइज है तो ये वाला मान लो अगर यहां sp का ये y वाला इसके y से ओवरलैपिंग किया है, तो इसका जो z होगा वो इसके z से ओवरलैपिंग करेगा, तो एक प्लेन में नहीं होगा, y का मिरर इमेज y वाले में आएगा और z का मिरर इमेज z में आएगा। तो ये इसके ऊपर अगर हम इसको उठाएं तो z पे y आएगा और y पे z आएगा। तो क्यों? क्योंकि बीच वाला कार्बन sp हाइब्रिड स्टेट में है, जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो एक ऐसे है और दूसरा ऐसे है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर कभी भी एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे। तो ये है, इसको उठा के इस पर रखेंगे तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आएगा। एलिन एंड बाइफिनाइल डेरिवेटिव्स में कायरल सेंटर न होने के बावजूद कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है।
बाइफिनाइल डेरिवेटिव्स में हम लेते हैं मेनली ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल। क्या लेते हैं? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल। अगर हम ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड की बात करें, देखो प्लेन से बदल जाएगा। ये कोई ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, मान लो इसका मिरर इमेज दिखाना है तो छोटे वाले का पहले आएगा, ये ए, ये बी, और बड़े वाले का फिर बाद में आएगा। खाली बाइफिनाइल होता तो एक ही प्लेन में है तो ऐसा स्ट्रक्चर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता, लेकिन इस पर बड़ा ग्रुप लगा है तो ये ग्रुप क्या करेंगे? देखो ये मान लो रिंग है हथेली और ये दो ऑर्थो पे ग्रुप है, ये दोनों ऑर्थो वाले एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो एक रिंग प्लेन से हट जाएगी। जब प्लेन से हट जाएगी तो इसका मिरर इमेज क्या हो गया? ये। इसका मिरर इमेज क्या हो गया? ये। तो मिरर इमेज क्या हो गया? नॉन सुपर इम्पोजेबल हो गया। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या हो जाते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? जब इसमें ऐसे कोई ग्रुप हो जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे तो ये रोटेट नहीं कर पाएगा। ऐसे केस में ऑप्टिकली इनएक्टिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो एलिन एंड बाइफिनाइल ऐसे दो स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें कायरल सेंटर होने के बावजूद कंपाउंड होता है ऑप्टिकली एक्टिव। सॉरी, कायरल सेंटर नहीं है फिर भी कंपाउंड है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल एंड एलिन डेरिवेटिव्स माने टर्मिनल कार्बन के दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। इसके बाद अगर हम ओवरव्यू की बात करें, हम लोग बात कर रहे थे डायस्टेरियोमर। पीछे बात किए थे, स्ट्रक्चर से समझो। हम लोग बात किए थे कि डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली ना तो ऑप्टिकली एक्टिव होता पूरा स्ट्रक्चर, ना ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। डायस्टेरियोमर इरेंशियोमर्स में डिफरेंस क्या है? इरेंशियोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डायस्टेरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाफ इरेंशियोमर्स एक लैंग्वेज दिया था, हाफ इरेंशियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स। ये है, मान लो इसका मिरर इमेज बना है। ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में इरेंशियोमर्स है। सिमिलरली इसका हम एक स्ट्रक्चर बना है, तो ये भी क्या होगा बेटा? आपस में इरेंशियोमर्स। तो ए बी सी डी 4 स्ट्रक्चर हमने बनाया, ध्यान दो। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि एक भी ग्रुप अगर कोई बदल गया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा। रोटेशन की बात करें तो बी आर पहले आएगा, फिर यहां ये दूसरा वाला ग्रुप आएगा जो कार्बन से Cl है, यहां कार्बन से H है। तो एक ये पूरा ग्रुप 2 मिथाइल 3 ऐसे घुमा 1 से 2 बाया 3 क्लॉकवाइज,
लोएस्ट हॉरिजॉन्टल पर है, तो क्लॉकवाइज का ये यस। यहां देखो ये एक, इसलिए ये पूरा ग्रुप दो, ये घुमा एंटी क्लॉकवाइज लोएस्ट हॉरिजॉन्टल पर है, तो ये हो गया आर। इसका मिरर इमेज ये इलेंशियोमर है, तो ये आर होगा, ये यस होगा। इसके जैसा ये है और इसके जैसा ये है, ये यस यस है, तो मिरर इमेज हो गया आर आर। देखो आधा पार्ट ये और ये क्या है, ये हाफ इलेंशियोमर्स, इसका आधा है और इसका आधा है। देखो ये यस है, ये यस है, तो आधा पार्ट क्या है, सुपर इम्पोज कर रहा है। आधा ये आर है, ये यस है, आधा पार्ट क्या है, नॉन सुपर इम्पोज कर रहा है। तो हाफ इलेंशियोमर्स है डायस्टेरियोमर। तो हम कर सकते हैं इसी तरह से, आप ध्यान दीजिएगा, घर पर प्रैक्टिस करिएगा। ए एंड सी, ए एंड डी, बी एंड सी, बी एंड डी, ये आपस में क्या है, डायस्टेरियोमर्स। तो डायस्टेरियोमर्स का मतलब कंपाउंड्स आर हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। यही डायस्टेरियोमर हमारा बेसिक है। किसके लिए, ऑप्टिकल रिजोल्यूशन करना हो, माने आर और एस फॉर्म या आर एस के इक्विमोलर मिक्सचर को हम इलेंशियोमर कहते हैं, सॉरी रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। इक्विमोलर इलेंशियोमेरिक मिक्सचर इज रेसमिक मिक्सचर। अब हम ऑप्टिकल रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ऑप्टिकल रिजोल्यूशन का यही मतलब होता है कि आर और एस फॉर्म को आर और एस कंस्टिट्यूएंट्स में सेपरेट करना। आर और एस को, मानो तुम्हारे पास आर एसिड है, इसका इलेंशियोमर एस एसिड है, इनको बॉइलिंग पॉइंट सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, सेपरेट नहीं कर पाते हैं, तो इनका हम कुछ ही ऐसे ऑप्टिकली प्योर से प्योर आर एल्कोहल रिएक्शंस करवाएं जो इनसे रिएक्ट करे। एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ईस्टर बनाएंगे। तो प्योर आर एल्कोहल एक्सेस में न, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, ईस्टर आर एसिड का पार्ट होगा और आर एल्कोहल का होगा। यहां एस एसिड होगा और आर एल्कोहल होगा, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर को फिजिकल मेथड से सेपरेट कर लेंगे यूजिंग डिस्टिलेशन करना। जब हम इनको डिस्टिल्ड करेंगे तो आर एसिड आर एल्कोहल एक फ्रैक्शन में आएगा, एस एसिड और आर एल्कोहल दूसरे फ्रैक्शन में आएगा। ये अब अलग हो गया और ईस्टर को वापस हाइड्रोलाइज कर दें तो अलग बर्तन में हमारे पास आर एसिड प्लस आर एल्कोहल मिल जाएगा। तो आर एसिड आर एस मिक्सचर से अलग कर लिया। इसी तरह से अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करें तो एस एसिड प्लस आर एल्कोहल, तो ये एस एसिड भी अलग उसमें आ गया, एल्कोहल को सेपरेट कर लेंगे इस तरह से। तो आर एस मिक्सचर से आर और एस फॉर्म को सेपरेट करना वाया फॉर्मेशन ऑफ डायस्टेरियोमर्स यूजिंग excess of pure enantiomers that react with enantiomeric mixture is said to be optical resolution. Optical resolution. इसके बारे में बताया गया एग्जाम्पल के साथ, आप देखिएगा। बोलो।
ये हो गया बेटा ऑप्टिकल रिजोल्यूशन का रिवीजन। अब देखो बेटा, कभी कभी ऐसा होता है, समटाइम्स वी डील्स विथ मिक्सचर जो ना तो ऑप्टिकली प्योर है ना ही रेसमिक है। बोलो, तो ऐसे केस में हम ऑप्टिकल प्योरिटी को स्पेसिफाई करते हैं। कभी कभी मिक्सचर की बात आ जाती है, वी डील्स विथ मिक्सचर, और वो मिक्सचर ना तो ऑप्टिकली प्योर है ना ही वो रेसमिक मिक्सचर है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, वी डील्स विथ, वी स्पेसिफाई ऑप्टिकल प्योरिटी। ऐसे केस में ऑप्टिकल प्योरिटी की बात करते हैं। और ऑप्टिकल प्योरिटी का मतलब क्या हो गया बेटा, कि ये क्या है, ऑब्जर्व ऑप्टिकल रोटेशन अपॉन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्योर इनेंसियोमर्स इनटू 100। तो ऑप्टिकल प्योरिटी निकालना होता है तो ऑब्जर्व ऑप्टिकल रोटेशन अपॉन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्योर इनेंसियोमर इंटू 100। ये बताता है बेटा ऑप्टिकल प्योरिटी के बारे में। मतलब कभी कभी समटाइम्स हम लोग के पास मिक्सचर आ गया, वी डील्स विथ मिक्सचर जो ना तो ऑप्टिकली प्योर होता है ना ही रेसमिक मिक्सचर होता है। ऐसे केस में हम स्पेसिफाई करते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी को। मान लो +2 ब्यूटेनॉल हम ले रहे हैं, +2 ब्यूटेनॉल का ऑब्जर्व ऑप्टिकल रोटेशन, हम लोग ब्यूटेनॉल प्लस वाला 2 की बात कर रहे हैं, जिसमें ऑब्जर्व ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू दिया हुआ है। ऑब्जर्व ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू दे दिया है 9 पॉइंट, ऑब्जर्व ऑप्टिकल रोटेशन 9.72, और प्योर इनेंसियोमर का प्लस के प्योर फॉर्म का वैल्यू दे दिया है हमारा 13.5, प्लस ये भी है और प्लस ये भी है। हम +2 ब्यूटेनॉल की बात कर रहे हैं। मान लो +2 ब्यूटेनॉल का ऑब्जर्व ऑप्टिकल रोटेशन +9.7 है, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्योर +2 ब्यूटेनॉल 13.5 है। तो ऑप्टिकल प्योरिटी क्या हो जाएगा, तो निकाल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 9.72 अपॉन 13.5 इंटू 100, अराउंड 72%। तो इस मिक्सचर में हमारे जो प्लस फॉर्म है ये 72 आया ऑप्टिकल प्योरिटी। ऑप्टिकल प्योरिटी कितना आया प्लस फॉर्म का 72। तो रेसमिक मिक्सचर का पार्ट क्या हो जाएगा, रेसमिक मिक्सचर पार्ट विल बी 100 माइनस 72, कितना आया ये 28। इसी 28 में तुम्हारा प्लस फॉर्म भी होगा और माइनस फॉर्म भी होगा। प्लस फॉर्म कितना 14 माइनस फॉर्म भी 14, तो टोटल प्लस फॉर्म क्या हो जाएगा, टोटल प्लस फॉर्म इन मिक्सचर दिस इज 72 प्लस 14 बराबर 86। तो माइनस फॉर्म क्या हो जाएगा, क्लियर है 14। तो ऑप्टिकल प्योरिटी हम निकाल सकते हैं ऐसे कंपाउंड का, अगर हमें मिक्सचर दिया है जिसकी हमें न तो ऑप्टिकली वो मिक्सचर
न तो ऑप्टिकली प्योर है ना ही वो रेसमिक है, ऐसे केस में ऑप्टिकल प्योरिटी को डील करते हैं। ऑप्टिकल प्योरिटी होता है ये दिया रहेगा, प्लस फॉर्मूला ये पता है, तो ऑप्टिकल प्योरिटी निकाल लेंगे। ये ऑप्टिकली प्योर प्लस फॉर्म है, मतलब इतना प्लस फॉर्म तो है ही है, तो 100 में से इतना प्लस ज्यादा है, इसका मतलब प्लस माइनस कितना हुआ 28, इस प्लस माइनस रेसमिक मिक्सचर में प्लस कितना हो गया 14, माइनस है 14, तो टोटल प्लस क्या फॉर्म क्या हो गया 86 और माइनस फॉर्म इज 14 इन दिस क्वेश्चन। देन स्टीरियो सेंटर पता है कि टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन ए गिवन स्ट्रक्चर, तो बाय नोइंग स्टीरियो सेंटर वी कैन फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इन ए गिवन स्ट्रक्चर। इसके लिए हमने आपको स्ट्रक्चर बेस्ड कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश की है, और वो कैसे, जैसे मान लो ग्लूकोज है तुम्हारे पास CHOH स्ट्रक्चर ये है, वैसे ध्यान दो तो पहला नियम है रूल 1, क्या बेटा, if terminal ends are different and stereo centers are n in number, तो total number of stereo isomers will be 2 to power n, यहां n क्या है 4, दिस इज 16। तो पहला नियम क्या है, if terminal ends are same and stereo centers are n in number, then total number of stereo isomers will be 2 to power n. Rule 2, if terminal ends are same, for symmetrical structure and stereo centers are even in number, then total number of stereo isomers will be 2 to power n minus 2 to power n by 2 minus 1, ऐसे स्ट्रक्चर में जिसमें ये होता है बेटा टोटल नंबर ऑफ मीसोफॉर्म, और ये होता है टोटल नंबर ऑफ 2 to power n minus 1 है ये, टोटल नंबर ऑफ इनएंशियोमर्स। जैसे इसी की बात करें n की वैल्यू 2 है तो हो जाएगा 2 to power 2 minus 1 plus 2 to power 2 by 2 minus 1, this is 2 to power 1, 2 to power 0, 2 plus 1 total 3, 1 is meso and 2 is इनएंशियोमर्स। तो 1 हो गया मीसो और 2 हो गया हमारा इनएंशियोमर्स। तीसरा नियम, इफ टर्मिनल ends are same symmetrical structure and stereo centers are if odd in number 1 2 3, जिसमें इसको कहते हैं बताया था स्यूडो कायरल। देखने से तो ये ग्रुप इस कार्बन के ये वाला और ये सेम लग रहा है, लेकिन ओरिएंटेशन तो बदल सकता ना, ये आर हो गया और ये एस हो गया तो ये कायरल हो गया, तो लुक्स ए कायरल बट कायरल, इसको कहते हैं स्यूडो कायरल। ऐसे केस में टोटल नंबर ऑफ इनएंशियोमर्स will be
2 to power n minus 1. Total number of stereoisomers. Total number of stereoisomers will be 2 to power n minus 1. इसमें where mesoform, ये क्या हो जाएगा, और इनेंशियोमर्स क्या हो जाएगा। अगेन आपके लिए होमवर्क, पिछले वीडियो से देखिए इसको कैसे निकाला गया है। क्लियर, निकाल सकते हैं, फॉर्मूला दिया गया है, आपको देखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। कुछ स्ट्रक्चर्स को हमने बताया था कि अगर कोई भी अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, CH3 CHBr CH डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड भी है, कायरल सेंटर्स भी है, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स विल बी, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स दिस इज 2 to power n ओनली। तो यहां हो जाएगा 2 to power 2 माने 4। कोई पूछे तो आप कह देंगे 4। नीट में अक्सर ऐसे स्ट्रक्चर्स दिख जाते हैं। तो रिवीजन बेटा, ऑप्टिकल आइसोमर्स का इसी रूप में किया गया है। डिटेल आपको प्लेलिस्ट में आप जब देखेंगे स्टीरियो आइसोमर्स का, तो हर स्टेप में आपको साफ साफ सब दिखाई दे जाएगा, बताया गया है डिटेल में। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स के बेसिक कंसेप्ट पूरे हो रहे हैं। मन लगा करके चीजों को रिवाइज करिए, मुझे उम्मीद है आपको जरूर फायदा होगा। वीडियो देखिएगा जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ साथ वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू बेटा।